नमस्कार, मेरा नाम है राजेश संजन और आप देख रहे हैं ट्रिस्ट मीडिया। ट्रिस्ट मीडिया के इस खास डिस्कशन गांधी आज और कल में आप सबका स्वागत है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ गांधी और गांधीवाद का जिक्र करते हैं, बल्कि उन्हें अहिंसा, सहिष्णुता एवं सम्मान की नसीहत भी देते नजर आए। महात्मा गांधी जिस समावेशी भारत के लिए खड़े हुए थे, उसमें अल्पसंख्यक अधिकारों की जगह थी। बिडेन के संबोधन से यह साफ जाहिर होता है कि वह भारत में मानवाधिकारों की स्थिति एवं अल्पसंख्यकों की स्थिति से खासा खुश नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें हाल में यह भी देखने को मिला कि मेक्सिको में विदेश मंत्री एस जयशंकर गांधी के प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन ऐसे समय में जब हम उन मूल्यों पर सवालिया निशान देख रहे हैं जिनके लिए गांधी अंत तक लड़ते रहे, उसमें यह प्रश्न उठता है कि बहुसंख्यकवाद, हिंसा और नफरत भरे दौर में गांधी कितने प्रासंगिक हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ वाजपेयी, संयोजक नेशनल मूवमेंट फ्रंट, प्रोफेसर देशबंधु कॉलेज, डॉक्टर चैनिका उनियाल, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस, प्रोफेसर सलील मिश्र, इतिहासकार, प्रोफेसर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। स्वागत है सर, मैम, आप तीनों का। डॉक्टर वाजपेयी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमारे स्वाधीनता आंदोलन की विरासत पर भी काम कर रहे हैं इतने सालों से। कैसे देखते हैं इस चुनौती को, जो तमाम स्कॉलर इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, जो मूल आधार है जिस पे ये देश बना है, वो खतरे में है। ऐसे दौर में आप ये विरोधाभास को कैसे देखते हैं कि एक तरफ गांधीवाद के सिद्धांत के विपरीत काम करना और दूसरी तरफ विदेशों में शांति और अहिंसा का अग्रदूत बनकर पेश करते हुए नजर आना? यह क्या गांधी के विरासत की प्रासंगिकता है या राजनीतिक मजबूरी है? इसे आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सौरभ वाजपेयी? जी, बहुत बहुत ये मौजूद प्रश्न है। और मुझे जब भी कभी मैं आज के समय में गांधी की प्रासंगिकता या इस तरीके की कोई चर्चा सुनता हूँ, तो मुझे निराला की जो पंक्तियां हैं उनमें से मैं दो अलग अलग पंक्तियां चुराता हूँ और उनको एक दूसरे के सामने रख करके देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पंक्ति है, गहन है यह अंधकारा, कि बहुत गहरा अंधकार हो गया है, कुछ सूझ नहीं रहा है। और उसके बीच में जब वो राम की शक्ति पूजा कविता के भीतर जब एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण की बात करते हैं, तो कहते हैं कि केवल एक जलती मशाल। तो जब अंधेरा ज्यादा गहरा हो, ज्यादा घना हो, उस वक्त आपको प्रकाश की, उस वक्त आपको एक छोटी सी मशाल की अहमियत पता चलती है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आज के दौर में गांधी हमारे लिए जितने प्रासंगिक थे उतने तो किसी दूसरे दौर में नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये एक तरफ अंधकार की ताकतें हैं और एक तरफ प्रकाश की ताकतें। दूसरी चीज जो आपने कही कि ये दोहरी नीति या दोयम नीति क्यों अपनानी पड़ती है उन लोगों को भी जो अपने ही देश के भीतर गांधी जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी जिन्होंने उतार के रखी है, हर तरह का प्रोपागेंडा, हर तरह का विलिफिकेशन का कैंपेन गांधी के अगेंस्ट लॉन्च किया हुआ है, या उन्हीं जिनको वो फ्रिंज कहते हैं, हालांकि वो फ्रिंज नहीं है, वो कोर है और वही उनकी कोर आइडियोलॉजी है। लेकिन जिनको वो फ्रिंज कहते हैं वो गांधी जी की प्रतिमा बनाकर गांधी जी की फोटो के पीछे गुब्बारे में लाल पानी भर करके उस पर गोली चलाते हैं और उसके बाद वहां से खून निकलता हुआ दिखाते हैं। मतलब वो एक बार फिर से गांधी की हत्या का उपक्रम रच रहे हैं। वही लोग जब बाहर जाते हैं तो एक गांधी राग छेड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक बड़ा प्रसिद्ध व्याख्यान है, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने वो व्याख्यान दिया गांधी पीस फाउंडेशन में, और वो बड़ा एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बन गया। वो अक्सर ये कहा जाता था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो दरअसल गांधी जो है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों की तो मजबूती है, लेकिन वो जो जिनकी आप जिस संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं उनकी वो मजबूरी, उनकी मजबूरी इसलिए है कि जब आप कभी भी एक संवैधानिक पद पर बैठकर, एक जिम्मेदारी भरी जगह पर जाकर, यूनाइटेड नेशंस में जाकर, अमेरिका या विदेश की किसी दूसरे देश में जाकर के बोलेंगे, तो आप अपने प्रतीक, अपनी विरासत, अपनी परंपरा क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कि हम गोलवलकर के लोग हैं, हम हेडगेवार के लोग हैं? आप नहीं कह सकते। या आप कहेंगे कि हम गोडसे के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की, पूरी दुनिया आप पर थूकेगी। इस वजह से बड़ी हिम्मत करते करते भी अगर कोई बोल पाता है तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम बोल पाता है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय को मैं मानता हूं कि गांधी
के विचार की एक बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने चालाकीपूर्ण चोरी की हुई है। उनका जो पूरा जो कंसेप्ट है अंत्योदय का जो उन्होंने बनाया और तमाम सारी चीजें गांधी से उठाई और उनको स्वयं की बना करके प्रस्तुत किया। और हमारे आरएसएस और भाजपा के लोगों को लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय बड़े एक ओरिजिनल थिंकर हैं या बहुत ही मौलिक विचारक हैं और उनको उसी तरह से याद करते हैं। तो बड़ी हिम्मत बटोर करके भी वो देश अगर विदेश में जाएंगे तो फिर वो बात कर पाएंगे दीनदयाल उपाध्याय की। अब ये जो महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर विदेश के भीतर जाएं तो लोग आपको पहचानते कैसे? जैसे तमाम सारे लोग हैं जो हज करने मक्का जाते हैं या यूरोप के देशों में जाते हैं, वहां पर वो जाते हैं और कहते हैं अच्छा आप गांधी के देश से हैं। ये सबसे जो है सामान्य जुमला है कि आप गांधी के देश से हैं। मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक बात बताऊं। एक छोटा सा देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया के एक राष्ट्र कवि हैं, जैसे अपने यहाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं या राष्ट्र कवि अब दिनकर को भी जो है रामधारी सिंह दिनकर को भी कई लोग राष्ट्र कवि की उपमा देते हैं। तो वहां पर राष्ट्र कवि हैं चेरेंस। तो चेरेंस अपना जो दीवान लिखते हैं, अपना जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री लिखते हैं, उसको समर्पित करते हैं महात्मा गांधी को। और उसमें वो गांधी से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह की ताकत, जिस तरह का आत्मबल तुमने गांधी को दिया वैसा हमको भी दो। अब आप जरा सोचिए कि एक छोटा सा देश है यूरोप के भीतर और उस देश के का जो राष्ट्र कवि है वो जब आत्मबल इकट्ठा करने की बात करता है, जब वो साहस की बात करता है तो वो गांधी जी को याद करता है। तो ये जो ताकत है गांधी की, इस ताकत को आप चैलेंज कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको अल्लाह आप कहेंगे कि आप गांधी के देश से आए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी पहचान नहीं। मैं तमाम ऐसे जो है प्रसंग याद करता हूँ जब लोग बताते हैं कि मैं विदेश में गया और मुझे टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि आप कहाँ से हो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो। अक्सर लोग बाहर हमें पहचान नहीं पाते अलग अलग। तो जैसे ही कोई कहता है कि मैं इंडिया से हूँ तो उधर से जवाब आता है अच्छा आप गांधी के देश से हो। ये जो कनेक्ट है गांधी का, यही वो रिलीवेंस है। पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान को किसी दूसरे सिनोनिम से, किसी दूसरे पर्यायवाची से पहचानती है तो वो गांधी है। और ये तो विदेश की बात हो गई। आप देश के भीतर, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, कि अगर आप देश के भीतर भी देखें तो जितना ज्यादा कंट्रास्ट गांधी के साथ आज की सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें बना रही हैं, वो इसीलिए बना रही हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डर गांधी से लगता है। और इसमें बड़ी चालाकीपूर्ण ढंग से उन्होंने एक अपनी युक्ति बनाई है, एक रणनीति बनाई है। वो गांधी पर सीधा हमला नहीं कर सकते। गांधी पर सीधा हमला अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहें। इसलिए गांधी के इर्द गिर्द जो उनके सबसे बड़े अनुयायी मैं कहूंगा, या जो सबसे करीबी लोग हैं, जिन्हें खुद गांधी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया जवाहरलाल नेहरू, और स्पष्ट रूप से घोषित करके बनाया कि जब मेरे बाद जवाहरलाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे, तो उनकी कोशिश यह है कि जवाहरलाल नेहरू की हत्या कर दी जाए। हत्या से मतलब है उनकी चारित्रिक हत्या कर दी जाए, उनकी ऐतिहासिक हत्या कर दी जाए। एक बार अगर आप गांधी के इर्द गिर्द उनके अनुयायियों की हत्या कर देंगे या उनमें से कुछ को हड़प लेंगे, जैसे नेहरू का विलिफिकेशन करो, नेहरू को बदनाम करो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हड़प लो, तो बहुत तरीके की स्ट्रेटजीज, बहुत तरीके की युक्तियों के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर गांधी को उनके लोगों से आप काट देंगे तो गांधी फिर वहां पर अकेले बचते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज के समय में, आज के दौर में गांधी अपने आप फिर से उभर के आ गए। जैसे गांधी का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, वो कहते हैं कि मैं अपनी कब्र में से भी बोलूंगा। तो वो जो कब्र से बोलने की बात है, ऐसा लगा कि जैसे जब एक बार फिर से हिंदुस्तान में सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें बहुत ताकतवर हो गई, तो गांधी देश को बचाऊंगा। और यहाँ पर एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी मैं इस चीज पर जरूर कर दूं कि जैसे आपने बहुसंख्यकवाद कहा, इस शब्द को हम लोग कभी भी सही शब्द नहीं मानते, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। आज का जो करंट डिस्पेंसेशन है या उसके पीछे की जो विचारधारा है, उसको अगर आप व्याख्यायित करना चाहें तो ये बहुसंख्यकवाद नहीं है। ये चलन बन गया है कि इसको बहुसंख्यकवाद कहा जाए, लेकिन मूल रूप से यह सांप्रदायिकता है। और हमने देखा है जब हम इसको सांप्रदायिकता समझते हैं तो वो हिंदू सांप्रदायिकता भी है 47 के पहले, या आज भी एक कमजोर धारा के तौर पर मुस्लिम सांप्रदायिकता भी है, या
पाकिस्तान ये पंजाब का जो हमारा पूरा आंदोलन था, खालिस्तान का आंदोलन, तो वो सिख सांप्रदायिकता भी हो सकती है। तो मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि इसे बहुसंख्यकवाद कहने की बजाय इसे अगर हम सांप्रदायिकता कहें, तो सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई हमारे सामने आ जाएगी, और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक गांधी है, और इस वजह से सांप्रदायिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमें लामुहाला गांधी के पास ही जाना पड़ेगा। चयनिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नफरत और हिंसा को सामान्य कर दिया गया है, और आप एक राजनीतिक के तौर दल से जुड़े हैं, उस तौर से भी आप इस सवाल को कैसे देखती हैं कि जिस तरह से गांधी के हथियारों को ग्लोरीफाई किया जाता है और उसके बाद हिंसा, हाल ही में हमने असम में ये देखा, तो गांधी के विरासत को बचाए रखने की चुनौती को कैसे देखते हैं आप? राजेश, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सौरभ जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। गांधी जो है, हिंसा, गांधी का तो आपस में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि गांधी सबसे बड़े अहिंसात्मक आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण हो सकता है। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल या प्रेरणा जो है गांधी जी को कहा जा सकता है। या मैं एक चीज और कहूंगी कि सौरभ जी ने अभी जैसे कहा था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। ये बहुत अच्छा है, पर मैं हमेशा इसको इस तरीके से देखती हूँ कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जब आप बोलते हैं, इसका मतलब अर्थात ये नहीं है कि गांधी खुद मजबूर होते थे, गांधी दूसरों को मजबूर कर देते थे। तो हम इसको सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं। और व्यक्ति दूसरों को जो मजबूर कर दे, हिंसा अपनाए बिना प्रेम से और अपने आत्मबल से दूसरे को बात मनाने के लिए मजबूर कर दे, उस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जहां तक हिंसा का सवाल है, हिंसा वहीं आती है जहां पे हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास ना हो। हम ये माने कि जो हमने कहा वही अंतिम सत्य है, हम दूसरे की बात सुनने को तैयार ना हो। और गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकतांत्रिक मूल्यों में बहुत भरोसा करते थे। आप ये देखिए कि जब 1942 का जो आंदोलन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव, और उसके विरोध में मात्र 13 लोगों ने, हम सब जानते हैं कि जिन्होंने उसके विरोध में वोट किया था। और मेरे को लगता है कि आज विपक्ष जो अपनी भूमिका निभाता है कि वो सरकार की किसी नीति का विरोध करे या उस नीति के समीक्षा में कुछ बोले, तो उसको भी राष्ट्रद्रोह के रूप में देख लिया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो गांधी जो है, अपने करो और मरो का जो भाषण है उसकी शुरुआत ही इन शब्दों के साथ करते हैं कि भी मैं उन 13 लोगों को या 13 मित्रों को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि 20 साल से हम यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हम अल्पमत में ही क्यों ना हो जाएं, लोग हम पे हंस क्यों ना रहे हो, पर हम मतलब हमें उस बात को कहने का साहस होना चाहिए जिसमें हम भरोसा रखते हैं। तो गांधी वो व्यक्ति थे जो अल्पमत की आवाज को भी सुनने के लिए और उसे एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म देने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि गांधी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, नवंबर 1947 में, ये एक कोट है जो मैंने पढ़ा कहीं, और वो आज के संदर्भ में मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है। गांधी ने ये कहा कि जो हमारे मंत्री हैं वो जनता से आते हैं और जनता के लिए ही उनको चुना गया है, और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उन अनुभवी लोगों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं जो कभी मंत्री नहीं रहे, और जनता ने उनको सत्ता दी है, बल्कि उनको अपनी बुद्धि और विवेक उनके सामने गिरवी नहीं रखता है। तो इस चीज को आज के नेताओं को भी समझने की जरूरत है जो गांधी उस समय में कह रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज, चूंकि मैं महिला हूं और मुझे लगता है कि अनटचेबिलिटी जिसके ऊपर या अस्पृश्यता के ऊपर जो गांधी ने काम किया, उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण काम किया वो गांधी का महिलाओं का मुख्य धारा से जोड़ने का काम था। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है या आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि गांधी का वो समय था जब महिलाएं घर से बाहर निकल करके पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई। और ऐसा नहीं है कि गांधी कोई जब ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभानी चाहिए, तो गांधी ऐसा नहीं है कि सिर्फ
जो है महिलाओं के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर आंदोलन में पीछे खड़ी पंक्तियों में ही देखना चाहते हैं। गांधी उनको लीडरशिप में भी देखना चाहते हैं। गांधी उनको इनफैक्ट जो आपके डिसीजन मेकिंग की जो जगह है उस पर भी देखना चाहते हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि गांधी साफ साफ कहते हैं कि मैं उस विधायिका का जो है बहिष्कार करूंगा जिसमें जो है महिला सदस्यों को जो है उचित स्थान न मिलता हो। और ये घोषणा गांधी ने कोई आज नहीं की है। ये घोषणा आज से 90 साल, लगभग 90 साल पहले 1931 में जब लंदन के अंदर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें ये गांधी बात कहते हैं। आज के संदर्भ में भी देखिए, आज देख रहे हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान जो है संसद के अंदर 33% रिजर्वेशन राज्यसभा में पास हो जाता है और उसके बाद वो लोकसभा में अटका रहता है। और अब तो देखिए कि उसको दोबारा से नए सिरे से लाने की जरूरत है। गांधी 90 साल पहले ये कह देते हैं कि महिला सदस्य होनी चाहिए, लेकिन आज के जो लीडरशिप है वो उसको उस गांधी के पर्सपेक्टिव से देखने को मुझे लगता है कि उनको आज भी मतलब उनसे सीखने की आवश्यकता है। और आप ये साथ ही साथ ये देखिए कि गांधी जो है जब महिलाओं की उस समय की महिलाओं से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो वो सीता और द्रौपदी की बात करते हैं, लेकिन वो द्रौपदी को ज्यादा बड़ा प्रेरणादायी चरित्र मानते हैं महिलाओं के लिए। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि जो है गांधी द्रौपदी जिसको बहुत प्रेरणादायी चरित्र के रूप में नहीं देखा जाता भारतीय समाज में, सीता को ज्यादा प्रेरणादायी माना जाता है, लेकिन गांधी कहते हैं कि जो द्रौपदी है वो ज्यादा उनके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। यानी उसमें एक संघर्ष दिखता है, उसमें एक विलिंगनेस दिखती है अपने हुए अन्याय के विरुद्ध आवाज खड़े करने की। तो गांधी उसको भी उस बात को भी बार बार कह रहे हैं। और आप ये देखिए सबसे बड़ी चीज कि ज्यादातर आज के संदर्भ में जब मैं देखती हूँ कि आप ये देखो कि जितना भी सोशल मीडिया है वो नारीवादी आंदोलन के खिलाफ एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आज लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ये एक बड़ा अजीब सा स्थिति है। और जब मैं कई बार क्लब हाउस में गई हूँ और मैंने लोगों को सुना है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि महिलाओं के बारे में आप इस तरह की विचारधारा कैसे रख सकते हैं। मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि एक महिला जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है या आवाज उठाती है तो उसकी नैतिकता पे आप सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे, तो उसकी नैतिकता से आप उसको जोड़ना शुरू कर देंगे। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो गांधी है वो ये कहते हैं कि जहां तक आप बात करें कि शुद्धता की बात करें तो क्या आप पुरुषों की शुद्धता के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं? गांधी मतलब गांधी सिर्फ महिलाओं की शुद्धता के ऊपर सवाल करने वालों के साथ साथ उनको पुरुषों की शुद्धता के ऊपर सवाल करने वालों की भी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो संपत्ति का अधिकार है जो कानूनी रूप से महिलाओं को मिल चुका है आज भी, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखें तो आज भी महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार लेने से कतराती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई नाराज हो जाएगा, पीहर से उनका नाता टूट जाएगा। लेकिन गांधी जो है इस बात का जो है पूरा पूरा समर्थन करते हैं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको नैतिकता से जोड़ करके देख रहे हैं कि महिलाओं के पास संपत्ति आएगी तो उनके पास नैतिकता नहीं रहेगी, तो वो फिर सीधा सवाल करते हैं कि क्या पुरुषों की जो स्वतंत्रता है या उनके पास जो संपत्ति है उसमें उसने क्या पुरुषों में भी अनैतिकता फैलाने का काम किया है? और वो ये भी कहते हैं कि यदि आप हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ पुरुषों में अनैतिकता फैलाई है उसने, तो फिर ठीक है महिलाओं में भी इसे रहने दीजिए अगर पुरुषों में है तो आप दोनों के लिए समान नियम क्यों नहीं बना सकते? वो बात गांधी आजादी से पहले कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के समाज के अंदर भी उनकी बात उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। मैं बात करना चाहूंगी जरूर पत्रकारिता को लेकर के, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता आज हम देखते हैं, गांधी खुद हम जब सब जानते हैं कि इंडियन ओपिनियन हो, नवजीवन हो, यंग इंडिया हो, हरिजन हो, यहाँ सब में गांधी ने एक संपादक के रूप में काम किया और बेसिकली उन्होंने इस पत्रकारिता को जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को और प्रामाणिक, विश्वसनीय और मजबूत बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो गांधी यहाँ पे निश्चित रूप से बार बार ये कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और
जब तक अगर ये नहीं होगा तो हम एक बराबरी वाला समाज नहीं बना सकते। तो गांधी उस जमाने में ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अब जब हम आज की पत्रकारिता जो है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हम सब जानते हैं कि आज की जो पत्रकारिता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूज को कैसे बेचा जाए या किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए या टीआरपी कैसे हो, वो एक तरीके से पैसे के इर्द-गिर्द और लोगों को ओबलाइज करने के इर्द-गिर्द बच करके रह गई है। जबकि जो वास्तविक उद्देश्य था पत्रकारिता का, जो हम आज़ादी से पहले की पत्रकारिता में देखते हैं और गांधी की खुद की पत्रकारिता में देखते हैं, वो ये था कि सत्य को जनता के सामने कैसे लाया जाए, लोगों को कैसे चेताया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज के मीडिया को भी गांधी से सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रोफेसर सलील, जैसा कि डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर चैनिका उनियाल दोनों ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से कि जो गांधी है उनके विरासत को एक तरीके से विलीफाई करने की भी कोशिश, जैसा डॉक्टर वाजपेयी बता रहे थे, और गांधी के मूल्यों को जिस तरीके से दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। आपसे दो सवाल हैं। एक तो ये कि सर कि ऐसा दौर जहां गोडसे की पूजा तक की जा रही है, गांधी को सिर्फ प्रतीकों तक सीमित करने की एक कोशिश है, वहां गांधी होने के क्या मायने हैं? और दूसरा कि आपने विभाजन पर भी लिखा है, विभाजन पे भी काम किया है, और हमने हाल ही में इस चीज को देखा कि किस तरीके से और मैं इनफैक्ट कुछ दिन पहले जालियांवाला बाग में भी देखा कि उसे किस तरीके से एक जो मातम का, शहीदी का जगह है, उसको एक अलग तरीके से ग्लोरिफिकेशन का जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो छेड़छाड़ है इतिहासों का, इतिहास के मूल्यों के साथ, और एक सिस्टमेटिक तरीके से इन मूल्यों को जो खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? आपने 3 सवाल किए हैं। पहला तो सवाल ये कि जो गांधी की विरासत है उसके साथ आज क्या हो रहा है, दूसरा तथ्यों के साथ छेड़छाड़, और तीसरा भी था वो मुझे याद नहीं आ रहा। ये सारे मिले जुले सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी की विरासत जो है वो 2 तरह की है। एक तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में जो हमारा संघर्ष साम्राज्यवाद के विरोध में हुआ, जो उसकी रणनीति, जो उसकी स्ट्रेटजी तैयार की गई, वो तो एक है ही, लेकिन उससे ज्यादा भी एक गांधी की विरासत का मतलब है। और वो मतलब गांधी की विरासत का वो 3 पहलू हैं उसके। पहला तो पहलू यही है कि आज की दुनिया में बहुत ही जटिल, बहुत ही पेचीदगी भरी दुनिया है, उसमें प्रोटेस्ट का क्या स्थान है और किस तरह की प्रोटेस्ट जेन्युइन या लेजिटिमेट प्रोटेस्ट है, उसके क्या आउटलाइन होनी चाहिए एक बेहतर, इफेक्टिव, कारगर प्रोटेस्ट के लिए। और जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका किताब भी लिखी थी, और उसका महत्व यही था कि वो ये बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग परिवेश में कैसे प्रोटेस्ट की जाए, प्रोटेस्ट उनके लिए किस तरह से किया जाए। दूसरी विरासत जो गांधी की ये है, वो ये है मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हम उसको कहें तो वो ज्यादा बेहतर है। कि उनका मानना है कि आज की दुनिया जो है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी है, वो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं है, वो हमारी अच्छी दुनिया नहीं है, और उसको बेहतर जो है सिर्फ एक तरफ से नहीं किया जा सकता है, फिर सिर्फ शोषित लोगों की तरफ से नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हाशिए के लोग जो हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो सिर्फ चाहें कि बेहतर कर दे तो बेहतर नहीं होगी। और दुनिया बेहतर किसी सिर्फ एक के लिए नहीं होनी है, वो उसमें टोटलिटी है, वो सबके लिए होनी है। तो जो डिवाइडिंग लाइन के दूसरी तरफ है, जो शोषक वर्ग है, जो ऊपर के लोग हैं, जो जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पावर है, उनको, उन पर इस सत्य को किस प्रकार से कन्विंस किया जाए। सत्य उनको लादा नहीं जा सकता है, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उनको भी अपने साथ लेना है। इसलिए कि जब तक वो आपके साथ नहीं आएंगे, जब तक हम उनको मजबूर नहीं करेंगे कि वो सत्य को समझें, तब तक दुनिया बेहतर नहीं हो पाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसमें दोनों, उसमें किस तरह से पहल की जाए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और तीसरा जो फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, वो तो यही है कि बेहतर दुनिया कैसे बनेगी। तो गांधी ने, और वो गांधी सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और वो हॉट टू हैंडल जिसको कहते हैं, उनको गांधी को समझना बहुत हॉट टू हैंडल है। आप उनको लेकर चल नहीं पाएंगे, गांधी के सिंबल्स को तो ले पाएंगे, लेकिन जो गांधी के मूलभूत, जो मूल विचार है, उसको नहीं ले जा सकते। इसलिए कि वो इतना, चाहे वो पर्यावरण को लेके है, चाहे वो लाइफस्टाइल को लेके है, चाहे वो विचारों को लेके है, इतना क्रांतिकारी सब है कि उसको कोई भी जो है साथ में लेके नहीं चल सकता है। जैसे कि गांधी ने बेहतर
सभ्यता, बेहतर वो नहीं है जो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्विजिशन कर ले, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर ले। बेहतर सिविलाइजेशन वो है जो कि कम से कम करे, जो कि प्रून करे। आप प्रेम तब कर सकते हैं जब अपने आपको जीरो में, सिफर में आपको रिड्यूस अपने आप को कर दें। तो उन्होंने कहा कि पोजेशन ऑफ नॉन पोजेशन, अपरिग्रह। तो उन्होंने कहा कि अपरिग्रह जो है वो बेहतर सिविलाइजेशन की सबसे एक बुनियादी, उसका एक स्तंभ है। अब आज की दुनिया में जो मेन मुख्य व्यवस्था है, जो हमारा पूंजीवाद है, जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के ढर्रे पे ये दुनिया पिछले 200 साल में चल रही है, उसमें कैसे कौन अपरिग्रह को एक बेहतर मूल्य बनाएगा, इसलिए कि वो हम सब लोगों पर सवालिया निशान लगाती है। तो ये जो 3 वजह हैं, और इसी वजह से चाहे आज के हमारे शासक वर्ग हो, चाहे हमारे रूलर्स हो, चाहे आज की पॉलिटी है, वो स्वच्छ भारत के तो ले सकते हैं, लेकिन जरा भी वो गांधी की सतह से नीचे जाते हैं तो फिर गांधी टू हॉट टू हैंडल हो जाते हैं, फिर वो गांधी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल फोरम में, दुनिया में गांधी का नाम लेते हैं इसलिए कि हमारे भारत होने, हम भारतीय लोगों को गांधी पर बहुत गर्व है। गांधी इज आवर यूएसपी। लेकिन जैसे ही हम उस यूएसपी को थोड़ा सा टटोलते हैं, कुरेदते हैं, तो फिर वो गांधी हमारे लिए बिल्कुल ही हॉट टू हैंडल हो जाते हैं। वो इतने सबवर्सिव हैं कि किसी के लिए भी फिर लगता है कि गांधी को लेके चलना बहुत मुश्किल है। ये गांधी को लेके जो एक बहुत बुनियादी एक डिलेमा भी है, एक असहजता भी है, उसको लोग अपने अपने तरीके से, कुछ लोग ऐसे निपटाते हैं कि वो सिर्फ गांधी का नाम बेशक जरूर लेते हैं, लेकिन जो गांधी के विचार हैं, जो लाइफस्टाइल है, जो बुनियादी बातें गांधी रख रहे थे, उन सबको वो पूरी तरीके से दरकिनार कर देते हैं। गांधी का मुख्य एसेंस या मुख्य मूलभूत विचार जो है वो ये है कि जो परंपरा, वो पारंपरिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो परंपरा को लाने की बात नहीं करते हैं। वो ये भी गांधी को गलत समझना है कि वो इतने पारंपरिक थे कि परंपरा को लाना चाहते थे। वो पारंपरिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो परंपरा के कुछ सकारात्मक पहलू हैं उनको तो लाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि परंपरा का इंसान के जीवन में खास महत्व होता है, उसको हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं, उसके साइकोलॉजिकल अलग पहलू है। परंपरा के उन सब कुछ सकारात्मक पहलुओं को लाते हुए एक वैकल्पिक आधुनिकता, एक ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटी का क्या इमेजिनेशन, उसका निर्माण कैसे किया जाए। तो गांधी में एक असंतोष उस मॉडर्निटी से है, उस आधुनिकता से है जो कि अभी है, चाहे वो उसके पॉलिटिकल पहलू हैं, चाहे वो उसके इकोनॉमिक पहलू हैं, चाहे वो उसके सोशल पहलू हैं, उन सबके साथ उनका असंतोष है। लेकिन उस परंपरा के साथ भी असंतोष है जिसमें कि जातिवाद है, जिसमें कि पुरुष सत्ता है, जो अभी चैनिका जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पुरुष सत्ता है, हायरार्की है, भेद, गरीबी है, उस सबसे भी उनका असंतोष है। तो वो परंपरा का इस्तेमाल करते हुए एक वैकल्पिक आधुनिकता का निर्माण करना चाहते हैं, जो एक बहुत एम्बिशियस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे रियली नहीं पता कि वो कैसे हो पाएगा या उसको कौन करेगा, लेकिन उसका खाका जो है वो गांधी ने हमको दिया हुआ है। तो ये गांधी इसलिए बहुत क्रांतिकारी, बहुत रेवोल्यूशनरी, बहुत हॉट टू हैंडल हैं। और आजकल की जो हमारी सत्ता है, जो हमारा समाज है, जो हमारी पॉलिटी है, जो हमारे शासक वर्ग हैं, वो सिर्फ गांधी का नाम ले सकते हैं। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो गांधी का जो बुनियादी मूलभूत स्वरूप है उसमें वो जरा भी गांधी को छूने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि जैसे ही जरा सा वो गांधी को छुएंगे तो उनकी हर गतिविधि पर, हर चीज पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, बिकॉज देन दे वुड बी कंप्लीटली इनडिफेंसिबल। अगर हम गांधी के पैरामीटर्स को, गांधी की यार्डस्टिक्स को थोड़ा सा भी लगाने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को यही बेहतर लगता है कि गांधी का नाम ले लिया जाए, गांधी के नाम पे ये सब जो कैंपेन्स चलती रहती हैं वो चलती रहें, 2 अक्टूबर को गांधी को याद कर लिया जाए, लेकिन जो बुनियादी क्रांतिकारी गांधी हैं वो, उनको लेके बहुत असहजता है, और उनको लोग नहीं, उस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बस गांधी के प्रतीकों के बारे में बात कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का यथार्थ है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन यही यथार्थ है, क्या कर सकते हैं। इसका एक हिस्सा में एक सवाल, छोटा सा सवाल सर, इससे पहले कि हम कंक्लूजन में डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर उनियाल के पास जाएं, कि मैं विभाजन पे बात करना चाह रहा था बस 2 मिनट के लिए, कि जिस तरीके से विभाजन में हम गांधी की, विभाजन के बाद जो दंगे हुए उसमें गांधी की भूमिका देखते हैं कि वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हिंदुओं से भी मिलते हैं, मुसलमानों से भी मिलते हैं, और
बिहार में नोआखोली में इस तरह से वो एक कोशिश करते हैं पीस बिल्डिंग का, आज जिस तरीके से जिस माहौल में हैं वहां उस संदर्भ में आप गांधी की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो सामाजिक विभाजन है, और एक तरफ हम देखते हैं कि जो लोग अभी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट हैं वो उस तरीके से विभाजन के इतिहास को मोड़ रहे हैं जहां उनके नैरेटिव को सूट किया जा सके। तो चूंकि आपने विभाजन पे काम किया है तो मेरा एक ये प्रश्न था कि आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी बहुत ही एक श्रूड राजनीतिज्ञ थे, दुनिया को, राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। शायद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को जितना बेहतर गांधी ने समझा उतना बेहतर किसी और ने नहीं समझा। तो वो एक समय के बाद समझ गए थे कि विभाजन को रोका नहीं जा सकता है, राजनीतिक रूप से देश का बंटवारा तो होगा, लेकिन जब बंटवारा तो होगा लेकिन उसके जो नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू सर के साइड से आ रहा है। मैं अपनी बात जारी रखूं, वो बीच में कट गया था। जी 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 सर, जी सर, हाँ, जारी रखें। उनको लग रहा था कि उसके राजनीतिक यथार्थ को मानते हुए सामाजिक स्तर पे उसके जो विध्वंसकारी परिणाम है उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, और उसको मिनिमाइज करने का फॉर्मूला तब भी एक था और आज भी एक है। और वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय समाज का जो डीएनए है, तो प्लूरैलिटी या एक डाइवर्सिटी उसका एक बहुत बुनियादी हिस्सा है। और और हमें उसको रिस्पेक्ट करके चलना पड़ेगा, तो वो हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। अब आज की दुनिया में, हमारे देश में खासतौर से ये हो रहा है कि जो प्लूरैलिटी का और प्लूरलिज्म का जो आइडिया है वो थोड़ा सा लोगों की तरफ से भी उसको दरकिनार किया जा रहा है, और उसकी जगह ये माना जा रहा है कि अगर मोनिज्म या एकलवाद या एक भाषा, एक धर्म, एक पॉलिटी, एक क्षेत्र का डोमिनेशन हो जाएगा तो वो समहाउ इस देश के लिए बेहतर होगा। ये बहुत ही गलत आइडिया, विचार भी है, बहुत ही खतरनाक विचार भी है। भारतीय समाज का बेहतर भविष्य प्लूरलिज्म में ही है। प्लूरैलिटी हमारा यथार्थ है और प्लूरलिज्म के द्वारा हम उसको देखेंगे तो वो हमारे समाज के लिए बेहतर रहेगा। तो वो यथार्थ 1947 में भी उतना ही सच था, आज भी उतना ही सच है। तो आज भी अगर हम ये कोशिश करेंगे कि कोई एक धर्म, एक भाषा, एक पॉलिटी बाकी सबके ऊपर में थोप दी जाए, उसका डोमिनेशन हो जाए, उसका वर्चस्व हो जाए, तो वो हमारे ना तो बेहतर होगा, ना हमारे समाज के लिए बेहतर होगा, ना शांति के लिए बेहतर होगा, ना पॉलिटी के लिए बेहतर होगा, ना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। वही जो प्लूरैलिटी, प्लूरलिज्म का पुराना गांधीवादी विचार है, उस पर हमको टिके रहना होगा, उसका सहारा लेना होगा और उसके भरोसे चलना होगा। वो हमारे समाज के लिए बेहतर है। वो यथार्थ 47 में भी सच था, आज भी सच है। उस यथार्थ का जब जब नकार किया जाएगा तब तब हमारे समाज के सामने और ज्यादा से ज्यादा समस्याएं खड़ी होंगी और वो बुरा होगा हमारे समाज के लिए। डॉक्टर वाजपेयी, जाते जाते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी प्रोफेसर मिश्रा बता रहे थे कि पोलैरिटी ही मूल है, लेकिन जिस दौर में हम हैं हम सभी जानते हैं कि वो ध्रुवीकरण का दौर है और सामाजिक विभाजन का दौर है। तो उस स्थिति में आप कैसे देखते हैं सिविल सोसाइटी की भूमिका, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका, जो गांधी के विचारों को आगे बढ़ा सके, जो इस देश का फाउंडिंग प्रिंसिपल है उसको मजबूती से पकड़ के रखे? चूंकि आप नेशनल मूवमेंट फ्रंट और इन सब प्रयोगों के जरिए आप उस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लिहाज से इस प्रश्न का जवाब आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है, जब गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई, उस वक्त एक वो ड्राफ्ट पर काम कर रहे थे और केवल गांधी जी नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर तमाम सारे नेता ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आजाद भारत के अंदर भारत कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। और यहाँ पर मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी के दिमाग में कांग्रेस को भंग करने की कोई भी अवधारणा नहीं थी। वो कांग्रेस का स्वरूप और ज्यादा विस्तृत करना चाहते थे। और गांधी जी अपनी हत्या के 3 दिन पहले कांग्रेस की स्थिति
नाम का जो उनका ड्राफ्ट है, जो कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी में, उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कांग्रेस मर नहीं सकती, कांग्रेस मरेगी तो ये देश के साथ मरेगी। यानी राष्ट्र की अवधारणा के साथ गांधी जी कांग्रेस को जोड़ कर देखते थे। तो मैं समझता हूं कि आज जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गंभीर हैं, जो भारतीय राष्ट्र को लेकर संजीदा हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बन जाती है कि गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए किसी न किसी तरह से कांग्रेस को जरूर मजबूत करें। अगर वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं तो आज के समय में दरअसल वो कोई भी काम महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं। और ये बात कहते हुए मैं काफी सारा जोखिम भी लेता हूं, क्योंकि सिविल सोसाइटी में काफी अलोकप्रिय बात है, लेकिन हम लोग बहुत स्पष्ट राय इस मामले में रखते हैं। दूसरी बात राजेश जी, कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, उस राष्ट्रवाद की अवधारणा पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। पिछले दिनों में उसको डेंट भी बहुत किया गया, अप्रोप्रिएट भी बहुत किया। और मैं इस पूरे संघर्ष को, जैसे सलील सर ने अभी हम लोगों को समझाया कि ये जो लड़ाई है मूल रूप से क्या लड़ाई है, वो प्लुरैलिटी की लड़ाई है, बहुलतावाद की लड़ाई है। दरअसल ये इसी लड़ाई के अंदर मैं देखता हूँ कि यही भारतीय राष्ट्रवाद की भी लड़ाई है। और मैं आपको थोड़ा गांधी जी के भी पहले अगर लेकर के चलूं, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक हमारे आरंभिक राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे। वो हमेशा कहते थे कि इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग, भारत तो एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। और जो चीज बनने की प्रक्रिया में है, अगर हम उसको देखें तो वो बिगड़ने की भी प्रक्रिया में हो सकती है, या जो चीज बनती है वो बिगड़ भी सकती है। तो राष्ट्र बनाने का काम और राष्ट्र बिगाड़ने का काम, मुझे लगता है कि दो समानांतर ढंग से अलग अलग तरीके की ताकतें करती रहती हैं। तो हम सब लोगों की ये सामूहिक भूमिका है कि राष्ट्र बनाने का काम, अगर हम 2021 में भी देखें तो इंडिया इज स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग, अभी भी भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में भी है। आपको पूर्वोत्तर भारत के साथ समस्या होती है, आपको केरल के साथ समस्या होती है, तमिलनाडु के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डीप सेंटीमेंट भरा हुआ है, उस पर भी काम करना है। आपको पंजाब के लोगों को अभी कॉन्फिडेंस जीतना है कि सांप्रदायिक प्रवृत्तियां उनके अंदर फिर से पुनर्जीवित ना हो जाए। तो ये राष्ट्र बनाने का जो काम है वो मतलब बेसिकली डेली रेफरेंडम है, रोज रोज आपको काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन बैठ करके कोई राष्ट्र बनाएंगे, आप रोज जो काम कर रहे होते हैं दरअसल वो राष्ट्र बनाने का काम होता है। और इसी वजह से हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि भले ही हम कांग्रेस के भीतर नहीं है, हम कांग्रेस के बाहर, जैसे आपको इस फोल्ड में देखता है कि हम तो आजादी की लड़ाई की पूरी विरासत लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्र के विचार को बचाने के लिए आगे आए। और जब हम इस राष्ट्र के विचार को बचाने के लिए आगे आते हैं तो लामोहल्ला, भले ही ये कांग्रेस हमारे इमेजिनेशन की कांग्रेस ना हो, ये नेहरू और गांधी की और पटेल की कांग्रेस ना हो, लेकिन यही एक इकलौती कांग्रेस है जिसे मजबूत करके हम इस राष्ट्र के विचार को बचा पाएंगे। डॉक्टर उनियाल, इससे पहले हम प्रोफेसर मिश्र के पास जाएं एकेडमिक और उन सब अकादमिकों की भूमिका पर, एजुकेशन की भूमिका पर, इंस्टीट्यूशंस की भूमिका पे, मैं आपसे पॉलिटिकल रोल पे क्वेश्चन चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जैसा डॉक्टर वाजपेयी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए, कि जो विरासत है, जिसके विरासत के मूल में कांग्रेस पार्टी रही है, और वो इस विरासत को कैसे आगे ले जाए। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर वाजपेयी कह रहे थे, और हाल ही में हमने देखा कि दो बड़े युवा चेहरे इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आए कि जो है कांग्रेस रहेगा तो देश रहेगा। इस मूल में आप, चूंकि उस पार्टी से आप जुड़ी हैं, तो इस प्रश्न को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अभी हाल फिलहाल आप देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों में एक जुमला कहूंगी या एक कथन कहूंगी जो बड़ा फेमस हो रहा है, जो करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये सत्ताधारियों के द्वारा ये बात कही जा रही है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत की वो बात नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र का जो सफलता है वो इस बात पे निर्भर करती है कि कौन सा सशक्त विपक्ष है जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज खड़ी करने में और जनता की आवाज बनने में सक्षम हो। और आज के संदर्भ में हम देखें तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस भूमिका को
सफलतापूर्वक निभा सकती है। और इसीलिए कांग्रेस पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इससे पहले हमने जब भी देखा, चाहे कांग्रेस सत्ता में भी रही हो, तो कांग्रेस पे सवाल होते थे और वो सवाल वाजिब लगते थे, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना जनता का, विपक्ष का और मीडिया का अधिकार होता है। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि वो जो सवाल हैं वो सत्ता पे नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक विपक्षी पार्टी को जो है वो सवाल के घेरे में डाल करके उसको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशनली कोशिश की जा रही है। जहां तक कांग्रेस की अपनी भूमिका का सवाल है, तो मैं कहूंगी कि चूंकि मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ी हूँ और मॉडर्न इंडिया पढ़ाती भी हूँ, तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस के पास एक समृद्ध इतिहास है। और आप ये देखिए कि विपक्ष गांधी का नाम लेता जरूर है, ऐसा नहीं है कि वो नाम नहीं लेते हैं, वो नाम लेते हैं, लेकिन नाम किस संदर्भ में लेते हैं? वो नाम लेते हैं स्वच्छता अभियान के उसमें। यानी गांधी को आपने सिर्फ साफ सफाई से जोड़ दिया है, यानी गांधी के अन्य विचारों पे आप बात नहीं करेंगे, सिर्फ साफ सफाई पे बात करेंगे, क्योंकि दूसरे विचारों पे जब आप बात करेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो सत्ता को जो सूट करता है, जो उनके लिए कन्वीनियंट है, उसके साथ उन्होंने गांधी को जोड़ा और गांधी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तो धरोहर है गांधी। जिन बातों पे सत्ता बात करने से कतरा रही है, वो कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि उन बातों को, गांधी की उन बातों को जनता के बीच में लेकर के जाया जाए। गांधी की जो वास्तविक तस्वीर है वो जो है जनता तक पहुंचाई जाए। जो मिथ जो गांधी के बारे में आज सत्ता फैलाने की कोशिश कर रही है, उन मिथ का सीधा सीधा जवाब जो है न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास या पदाधिकारियों के पास होना चाहिए, ताकि वो जनता के बीच में जाकर के उन मिथ का जवाब दे सकें। तभी हम गांधी की विरासत को और नेहरू की विरासत को, पटेल की विरासत को, सुभाष चंद्र बोस की विरासत को, इन सब विरासतों को हम बचा पाएंगे। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि एक लास्ट बात मैं कहूंगी कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की भी कोशिश की जाती है इनके बीच में। और जबकि राजनीतिक इतिहास जब हम आजादी से पहले का पढ़ते हैं, तो वहां पे वैचारिक मतभेद तो दिखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष नहीं दिखता है। अगर व्यक्तिगत द्वेष होता तो आप मुझे ये बताइए कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति जो लाला लाजपत राय की सभा में उनके खिलाफ पैम्पलेट बांटता है, वही व्यक्ति जो है भगत सिंह, वही व्यक्ति जो है लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स मर्डर भी करता है। आप ये देखिए कि गांधी जो भगत सिंह की विचारधारा से सहमत नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको गांधी का एक कथन मिलता है जिसमें वो साफ साफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जब वो भूख हड़ताल करते हैं भगत सिंह और उनके साथी, तो गांधी ये कहते हैं कि नौजवानों से, कांग्रेस के लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि कैसे निस्वार्थ रूप से जो है आप देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, जबकि आप पदों की लड़ाई लड़ने में ज्यादा मशगूल होते जा रहे हो। तो गांधी उनको एक प्रेरणा के रूप में भी सामने लेकर के आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गांधी और बोस के बीच में, गांधी नेहरू के बीच में, और इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए भी इनकी आत्मिक जो इनका आपस में जो प्रेम है या जो आत्मिक संबंध है, उनमें कहीं द्वेष हमें नजर नहीं आता। लेकिन आज की सत्ता वही फैलाने की कोशिश कर रही है, तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर ही आती है। धन्यवाद। प्रोफेसर मिश्र, आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे डॉक्टर वाजपेयी ने बताया सिविल सोसाइटी की भूमिका, और डॉक्टर उनियाल ने बताया कि क्या भूमिका होनी चाहिए राजनीतिक पार्टी की, खासकर कांग्रेस पार्टी की जो इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। हम शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हाल में हमने देखा कि किस तरीके से सिलेबस वगैरह में भी परिवर्तन करके जिस तरीके से एक अलग इतिहास को बताने की बात की जा रही है, तो आप शैक्षणिक संस्थानों की और जो अकादमिक हैं उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है कि वो क्रिटिकल चेक है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी भी इतिहास के ऊपर, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि इस विरासत को ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आगे लेके जाएं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खास करके, और एकेडमिक जो लोग हैं, अकादमिक समूह के जो लोग हैं, वो इस चीज को समझें कि ये जो इतिहास है उसे सहेजना इस लोकतंत्र को सहेजने के बराबर जैसा है। किसी भी समाज में जो उस समाज के जो बेहतर विचार होते हैं, जो समाज को आगे ले जाने वाले विचार होते हैं, जो प्रगतिशील विचार होते हैं, जो प्रो पीपल विचार होते हैं, वो
ये बात भी सही है कि वो कुछ कम लोगों के ही होते हैं, इसलिए कि जिस तरह के समाज का ढांचा होता है, बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत या समूह के स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। बहुत सारों लोगों का संघर्ष जो है वो बेसिक चीजों के लेके होता है, तो वो विचारों की दुनिया में उतना उनका दखल नहीं हो पाती। तो बेहतर विचार जो हैं, जो अच्छे, जो कि जरूरी विचार है, लेकिन वो होते कम ही लोगों के पास हैं, वो रिलेटिवली एक माइनॉरिटी के पास होते हैं। तो सुपीरियर आइडियाज आर अ माइनॉरिटी अकम्प्लिशमेंट। अगर आप यूरोप का इतिहास भी देखेंगे 18वीं सदी का, तो जो एनलाइटनमेंट के विचार थे वो ऐसा नहीं थे कि समाज में सभी लोगों के पास आ गए थे, वो समाज में बहुत थोड़े से लोगों के पास आ गए थे, लेकिन वो लोग पूरी सिंसियरली उन विचारों को फैला रहे थे, लोगों तक ले जा रहे थे, और अंततः ये होता है कि लोग उन विचारों को स्वीकार करते हैं, और जो एंटी पीपल विचार हैं वो कमजोर पड़ते हैं, वो रहते हैं लेकिन वो कमजोर पड़ते हैं, और प्रोग्रेसिव, प्रो पीपल, बेटर, सुपीरियर, बेहतर विचार जो है वो आगे आते हैं। तो और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है कि जिस तरह से सौरभ का संगठन है, बहुत सारे और लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स, प्रोफेसर हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको करते रहना होगा, और ज्यादा मेहनत, ज्यादा शिद्दत और मेहनत से करना होगा, अपने विचारों को लोगों तक ले जाना होगा। सुपीरियर आइडियाज अपने आप से पॉपुलर नहीं हो जाते, लेकिन उनके लिए लगातार आपको संघर्ष करते रहना होता है, लगातार उन आइडियाज को लोगों तक ले जाना होता है। तो ये काम जो इंटेलेक्चुअल्स 18वीं सदी के यूरोप में कर रहे थे, एनलाइटनमेंट के इंटेलेक्चुअल्स, वो आज सारे लोगों को, स्वयंसेवी संस्थानों को, टीचर्स को, यूनिवर्सिटीज को, प्रोफेसर्स को, पॉलिटिकल लोगों को, वो काम करना है। अपना विश्वास, अपना कन्विक्शन नहीं छोड़ना है कि ये सुपीरियर विचार हैं और ये बेहतर विचार हैं, और भले ही समाज का ज्यादा बड़ा तबका है उसका आज इसमें उनकी आस्था इसकी नहीं रही है, विश्वास नहीं रहा, लेकिन वो धीरे धीरे लौटेगा। अपना काम हमें करते चलना है। तो ये जो प्लूरलिज्म के विचार हैं, ग्रोथ और वेलफेयर के विचार हैं, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विचार हैं, नेशन इन द मेकिंग के विचार हैं, ये 4-5-6 ऐसे स्तंभ हैं जिनके आधार पे हम एक बेहतर भारत और भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और वो विचार हमको लगातार लोगों तक ले जाना होगा, और अंत में लोग उनको स्वीकार करेंगे, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, प्रोफेसर सलीम मिश्र, डॉक्टर उनियाल, आप तीनों का, कि आप तीनों ने वक्त निकाला। जैसा प्रोफेसर मिश्र ने जाते जाते बताया कि हमें काम करते रहना होगा और लोगों का विश्वास इस पे लौटेगा। मुझे याद आता है एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1931 में गांधी को लिखे खत में कहा था कि आपने अपने काम से यह कर दिखाया कि हिंसा के बिना भी सक्सीड किया जा सकता है, सफल हुआ जा सकता है। उनके साथ भी जो इस हिंसा के माध्यम में विश्वास रखते हैं, उनसे भी आप अहिंसा के